नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्ज़ाम वीर में। मैं हूं नीरज। आज हम लोग हम लोग कल क्लास स्टार्ट किए थे करंट अफेयर्स बेस्ड, आज ही उसका सेकंड क्लास है, ठीक है ना। तो सेकंड क्लास है और जो बच्चे MPPCS दे रहे हैं, इसके अलावा जो बच्चे UPPSC दे रहे हैं, BPSC यानी जो बिहार PSC दे रहे हैं, राजस्थान PSC दे रहे हैं, उसके अलावा वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स किसी भी स्टेट के, तो क्योंकि हर स्टेट में अगर कोई भी पेपर हो रहा है ना, तो उसमें करंट अफेयर्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस लिहाज से ये क्लास आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो सभी लोग क्लास ज्वाइन करें, और क्लास ज्वाइन करने के साथ ही आप लोग जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो लाइक कर लें, है ना, और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की क्लास और उसके साथ साथ GS की क्लास लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो टाइम बर्बाद न करते हुए हम लोग अपने आज के क्लास पे चलते हैं। बाकी बातें हम लोग क्लास के बीच में भी कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें ना मैंने जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स को मैं कवर किया हूँ, ठीक है ना। मोस्टली आपको 2026 वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है इसमें कि 77वें गणतंत्र दिवस जो कि हम लोगों ने इस बार 2026 में सेलिब्रेट किया है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है लूला डिसिल्वा, दूसरा है उर्सुला वान डेर लेयन, एंटोनियो कोस्टा, और चौथा ऑप्शन है B और C दोनों। अब देखिएगा, आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर ये दो व्यक्ति दिखेंगे, ठीक है ना। ये दो व्यक्ति, इन्हीं दोनों लोगों को इस बार 2026 के गणतंत्र दिवस में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, ठीक है ना। अब इनमें से जो ये महिला हैं, इनका नाम है उर्सुला वान डेर लेयन, जो कि आपको ऑप्शन B में दिख रहे हैं, ठीक है ना। और जो ये हैं, ये कौन है, इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। तो इन दोनों को इस बार 26 जनवरी में आमंत्रित किया गया था। अब ये दोनों थे कौन, तो जैसे ये जो कोस्टा है, ये आपके जो यूरोपीय परिषद, उसके अध्यक्ष थे ये, यूरोपीय परिषद के। और ये जो हैं वो थी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग, ठीक है ना। अब देखिए, एक यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, एक आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका D नंबर, B और C दोनों। क्या हो जाएगा, B और C दोनों। चलते हैं अपन लोग अपने सेकंड क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है ना। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पेंगोलिन वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है B, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये जो तीनों ईयर हैं, ये तीनों, इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2026 में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, अगर आपके पेपर में ये ऑप्शन आ गया, जैसे एक है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट, यानी कि होता है पशुपालक वर्ष। क्या होता है, पशुपालक वर्ष। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, यही है महिला किसान वाला जो हमारे ऑप्शन में था, महिला किसान, ठीक है। और एक है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास के लिए वॉलंटियर्स, यानी कि स्वयं सेवक, ठीक है। तो ये तीनों यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है 2026, ठीक है ना।
चूँकि ऑप्शन में हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष है तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, जनवरी 2026 में भारत का किस देश या संगठन के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौता को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है? देखिए हुआ क्या था, ऑप्शन है देखिए अमेरिका, अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय संघ, आसियान। अब देखिए हुआ क्या था, इस साल 27 जनवरी 2026 को भारत सरकार ने यूरोपीय यूनियन के साथ एक FTA साइन किया है। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। और इस समझौते को यूरोपीय संघ ने क्या बोला है? मदर ऑफ ऑल डील्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपके किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना ये सवाल, और ये पक्का पूछेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया यूरोपीय संघ, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हुआ क्या है, 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत EU शिखर सम्मेलन, EU का मतलब यूरोपीय यूनियन में क्या हुआ, जिसको यूरोपीय यूनियन ने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पहली बार 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन बाजार पहुंच, लेबर स्टैंडर्ड, बौद्धिक संपदा एवं रेगुलेटरी नियमों को लेकर बार बार इसमें रुकावटें आई, जिससे ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो आगे नहीं बढ़ सका था, है ना, जो कि अब 2027 में कंप्लीट हो गया, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 20 साल बाद। अभी एग्रीमेंट में क्या कि विश्व की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो चौथी में कौन आ जाएगा? विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आपका आ जाएगा यूरोपीय संघ। तो इन दोनों के बीच में ये हुआ है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे? इस डील से भारतीय कंपनी और निर्यातकों को यूरोपीय बाज़ारों में, मतलब यूरोप के जो बाज़ार हैं उनमें भारतीय उत्पाद आसानी से पहुंच जाएंगे, है ना, जिससे उनको अपने उत्पाद को बढ़ाने में अवसर मिलेगा। और जो हाई टैरिफ्स होते हैं ना, तो उससे उनको मतलब थोड़ा सा सुविधा मिलेगा, ठीक है ना, हाई टैरिफ्स नहीं लगाए जाएंगे। और ये कौन कौन से सेक्टर होंगे? टेक्सटाइल हो गया, ड्रेसेस हो गए, लेदर हो गया, डायमंड हो गया, ज्वेलरी हो गया, इंजीनियरिंग सामान हो गया। तो ये चीज़ें आपको, ये उतना हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये मदर ऑफ ऑल डील्स याद रखना है, ठीक है ना। किसके बीच हुआ है? तो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये इंडेक्स कई बार ना पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो जो एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026, अब चूँकि भारत एशिया में चाइना जापान के बाद, अब तो खैर जापान पीछे हो गया है इंडिया से, है ना, तो भारत एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा छठा, ठीक है, एशिया विनिर्माण सूचकांक। अब देखिए इकोनॉमी की बात जब आएगी ना, तो वर्ल्ड लेवल पे वैश्विक स्तर पर भारत का चौथा रैंक है। कौन सा है? 4th रैंक है। एशिया में जब ये बात आएगी तो हम लोग यानी कि इंडिया किस पे आ जाएगी? 2nd रैंक पे आ जाएगी। किस पे आ जाएगी? 2nd रैंक पे आ जाएगी। बट चूंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है ना। अब चूंकि मैन्युफैक्चर इकोनॉमी का एक पार्ट होता है, वो पूरा एक इकोनॉमी नहीं होता है, इसलिए इंडिया क्या है यहाँ पे? 6वें पायदान पे है। किस पे है? 6वें पायदान पे है, ठीक है ना। हमसे ऊपर आप मैन्युफैक्चरिंग में चाइना हो गया, है ना, जापान हो गया, फिर शायद वियतनाम इस समय है ना, इसलिए हम लोग, सिंगापुर हो गया, इसलिए हम लोग, है ना, हम लोग पीछे आते हैं।
अगला सवाल है, वर्ष 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। अब देखिए, इस सवाल को ऐसे भी किया जा सकता है कि जैसे वर्ष 2026 में जो ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होने वाला है वो कौन सा क्रम का है, तो क्रम पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2026 में जो होने वाला है ना वो 18वां है, ठीक है ना, 18वां है। अब ये होने कहाँ वाला है, देखिए ऑप्शन है चाइना, दक्षिण अफ्रीका, भारत या ब्राज़ील। तो देखिए 18वां वाला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत में होने वाला है। कहाँ होने वाला है, भारत में होने वाला है। और जो 17वां था, यानी कि जो 2025 में हुआ था, वो हुआ था आपके ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में। तो अगर 2025 वाला पूछे तो आपको ध्यान रखना है ब्राज़ील, और अगर 2026 का 18वां तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है भारत। और एक बात और, भारत में ना इस बार यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट चेंज वाला जो सम्मेलन है वो भी इस बार भारत में होने वाला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे मैंने ब्रिक्स के साइड से एक मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया जो आपके लिए काफ़ी काम का होगा। देखिए पहले ब्रिक्स में क्या होता था, ब्रिक्स में केवल 5 मेंबर होते थे, अब 6 और ऐड हो गए हैं, और जो कि अब इनकी टोटल संख्या हो गई है क्या, 11। तो वो 11 में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एक मोटा मोटी याद रख लीजिएगा, है ना। जैसे देखिए ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पहले 5 थे, ये वही 5 हैं, ठीक है ना, जिनके नाम पे ब्रिक्स है। बाद में जो ऐड ऑन हुए हैं उनमें आपको एक याद रखना है, मिस्र, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया और सऊदी अरब, ठीक है ना। तो ये टोटल हो गए 11। ये जो 11 कंट्रीज़ हैं ये वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य हैं, और बाकी जो ये हैं बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, ये एसोसिएट्स नेशन हैं, एसोसिएट्स, ठीक है ना, मतलब ये सदस्य नहीं है, ठीक है ना, ये पूरे एसोसिएट्स नेशन हैं। तो ध्यान रखना है 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होने वाला है, भारत में होने वाला है। 17वां कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है ना। भारत में जो जलवायु परिवर्तन वाला जो सम्मेलन है वो इस बार होने वाला है। ब्रिक्स में इस समय वर्तमान में 11 सदस्य हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका के बारे में ये बात ध्यान रखिए कि 2025 का जो G20 का सम्मेलन है, G20 सम्मेलन, ये आपका कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए एक समूह बना है पैक्स सिलिका, जो संसाधन कूटनीति का हिस्सा है, किस देश से संबंधित है। यानी कि जो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है वो किस कंट्री की पहल है, इनिशिएटिव पूछा है। अमेरिका, चाइना, रूस या भारत। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो आपको ध्यान रखना है यूएसए, ठीक है ना, क्या है, यूएसए, ठीक है। अब देखिए पैक्स सिलिका पहल है क्या, देखिए वर्तमान समय में जो इकॉनमी है ना, वर्तमान समय में जो इकॉनमी है बहुत हद तक इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि किन लोगों के पास या किन कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है। और कैसे है रिसोर्सेज, रेयर अर्थ मिनरल्स वाले रिसोर्सेज। वर्तमान समय में ये जो रिसोर्सेज है इनमें सबसे ज़्यादा चाइना का वर्चस्व है, ठीक है ना। चाइना पूरे विश्व में 70% से ज़्यादा जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह है उस पर चाइना का कंट्रोल है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आपका, सेमीकंडक्टर हो गया, तो इनके लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है उस पर पकड़ बनाने के लिए अमेरिका ने एक पहल की थी, उसका नाम है पैक्स सिलिका पहल, ठीक है ना। वर्तमान में इस पहल में इंटरनेशनल लेवल पर 11 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं, 11 देश। उन एक देश में भारत भी है, भारत भी शामिल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि अमेरिका से संबंधित एक गठबंधन
पैक्स सिलिका में क्या भारत सदस्य है? नहीं, स्टेटमेंट डाल के पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जी हाँ, भारत उसका सदस्य है। ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत द्वारा जारी जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? अब ये देखिए, भारत द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचकांक स्थापना की गई है, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक। ठीक है ना, यानी कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। ये भारत के जो एक यूनिवर्सिटी है JNU और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, ये दोनों मिलकर के जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक को इन लोगों ने जारी किया है। ठीक है ना। इसके 4 फैक्टर हैं, वो ध्यान रखना है। तो सवाल ये है कि इसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन में है सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और भारत। ठीक है ना। तो देखिएगा, ये जैसा ऑप्शन है, यानी कि सिंगापुर का जो है, सिंगापुर का फर्स्ट रैंक है, सिंगापुर का फर्स्ट रैंक है, स्विट्जरलैंड का सेकंड रैंक है, डेनमार्क का थर्ड रैंक है। भारत का चौथा रैंक नहीं है, भारत का है 16वां रैंक, भारत का 16वां रैंक है। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ दे कि भारत द्वारा जारी है, अगर ये नहीं भी पूछता, देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है, तो आपको ध्यान रखना है 16वां रैंक है। अगर पूछ दे कि कौन सा प्रथम है, तो आपको याद रखना है सिंगापुर प्रथम पे। यह पूछ दे कि जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक किस देश के द्वारा जारी किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है भारत द्वारा जारी किया गया है, भारत द्वारा जारी किया गया है। ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सवाल है, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, ठीक है ना, वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? सिंपल समझिए, कौन संस्था जारी करती है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। पहला ऑप्शन मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए किया था। इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो ये रिपोर्ट जारी करती है। आप लोगों को ना एक कमेंट करके बताना कि ILO का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है। ठीक है ना, आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बताता हूँ, ये मेरा ही है, करंट अफेयर्स न्यूज के नाम से, करंट अफेयर्स न्यूज के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप लोग ये चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये PDF मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा अग्नि सरोवर में खिला कमल। अग्नि सरोवर में खिला कमल ये एक पुस्तक है। सवाल ये है कि ये किसके जीवन पर आधारित है? ये पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्रौपदी मुर्मू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अपने भारत की राष्ट्रपति के ऊपर ये लिखा गया है। ठीक है ना, तो ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, दिवस वगैरह क्या होता है, कई एग्जाम में पूछ लेता है, तो अब मैं एक नहीं पूछा हूँ, मैंने यहाँ पे 4 रख दिए हैं ताकि आपको एक प्रश्न में आपको 4 क्लियर हो जाए। अब सवाल है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, तो ये सही है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, ये भी सही है। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये भी सही है। स्वाभाविक है, डी गलत हो जाएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखिए, 24 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है, वो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस।
आप लोग देखेंगे आप लोगों को ना एक सवाल में ही कितने, मतलब 3 तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गया और 3 इन्फॉर्मेशन आपको ये मिल गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि यदि आप लोगों को ना कोई चीज़ चाहिए करंट अफेयर्स को लेकर के या जीएस को लेकर के, आप जीएस पढ़ना चाह रहे हैं या आपको ऐसे ही एमसीक्यू फॉर्मेट में चाहिए, आप कृपया कमेंट करें, मुझे बोलें कि आपको कैसी चीज़ें चाहिए या आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसमें आपको हेल्प कर दूँगा, आप है ना। बाद में मैं आपको अपना नंबर भी, पर्सनल नंबर बता दूँगा। तो यदि आपको मेरे से बात करनी होगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए पाठ्यक्रम में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं ना, या तैयारी कैसे करनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। आप एक बार पहले कमेंट करिए, क्योंकि देखिए अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है चीज़ें, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको पर्सनली मैं आपसे अटैच हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, वर्ष 2026 में भारत सरकार द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। भाई देखिए, भारत सरकार क्या है ना, हर साल पद्म पुरस्कार प्रदान करती है, ठीक है ना। अब पद्म पुरस्कार के तीन अलग अलग होते हैं। एक होता है ये आपका पद्म विभूषण हो गया, एक होता है ये पद्म विभूषण, एक होता है भूषण और एक होता है पद्मश्री। देखिए, भारत रत्न जो होता है ना, भारत रत्न वो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है ना। और विभूषण जो है वो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो पद्म भूषण है वो तीसरा हो जाएगा और पद्मश्री चौथा हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और, इन पुरस्कारों की स्थापना जो है वो कब स्टार्ट की गई थी, आप लोग ये भी ध्यान में रख सकें, ये स्टार्ट की गई थी 1954 में। ये डेट याद रखिएगा। अब सवाल ये है कि वर्ष 2026 में भारत सरकार द्वारा कितने लोगों को अब देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि पद्म विभूषण कितने लोगों को देने की घोषणा की गई है, मतलब टोटल विभूषण, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। तो ऑप्शन 126, 128, 130, 131। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 131। अब बता देता हूँ, जो पद्म विभूषण है वो 5 लोगों को देने की घोषणा की गई है, जो पद्म भूषण है वो 13 लोगों को, और जो पद्मश्री है वो 113 लोगों को, ठीक है ना। तो ये डेट आप लोग याद रखेंगे अपने पेपर के लिए, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस राज्य में स्थित गोकुल जलाशय एवं उदयपुर झील को रामसर साइट घोषित किया गया है, रामसर साइट घोषित किया गया है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार, ठीक है ना, रामसर साइट। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये भी पर्यावरण से जुड़ा क्वेश्चन है, पर्यावरण प्लस करंट अफेयर्स जो दोनों हो जाएगा ये, है ना। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। देखिए, यूनेस्को क्या करता है, एक लिस्ट जारी करता है, उसमें वो उन नेशनल पार्क्स को या और भी जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो क्षेत्र होते हैं उनको ना एक वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वो उनकी एक सूची होती है, वो उसमें शामिल करता है, ठीक है ना। तो अब सवाल ये कि जो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको यूनेस्को ने उस लिस्ट में डाला है, ये किस राज्य में है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो कोल्ड डिजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो ध्यान रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व वाले भारत में जो टोटल स्थल हैं वो है 18। इन स्थलों में से 13 स्थल ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में शामिल किया है। तो ये जो कोल्ड डिजर्ट है हिमाचल प्रदेश वाला वो 13वां है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश स्थित शीत रेगिस्तान जीवमंडल अभयारण्य, मतलब वही है कोल्ड डिजर्ट वाला, को यूनेस्को के विश्व जीवमंडल अभयारण्य नेटवर्क, यानी कि वही है ना, में शामिल किया गया है। अब यह घोषणा चीन के हांगझोउ में आयोजित विश्व जीवमंडल अभयारण्य सम्मेलन में की गई थी। वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जीवमंडल अभयारण्य घोषित, मतलब ये जो कोल्ड डिजर्ट है इसको 2009 में अभयारण्य घोषित किया गया था। क्या किया गया था? अभयारण्य घोषित किया गया था, ठीक है ना। अब ये जो है यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 13वां स्थल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। भारत का 13वां स्थल है। अब इसमें पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और किब्बर वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है। तो अगर आपसे ये कभी सवाल पूछे ना कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में, और किब्बर वन्यजीव अभयारण्य ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाल ही में खबरों में रहा वधावन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र के पालघर में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। तो ये गुजरात का कोई महत्वपूर्ण बंदरगाह हो गया कांडला, ठीक है, एक हो गया मुंद्रा, ये आपके गुजरात को। महाराष्ट्र में कौन कौन हो गया? मुंबई, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, और एक हो गया नाहवा सोवा, इसको JNPT भी बोलते हैं, JNPT। इस बंदरगाह का निर्माण जो है, JNPT का निर्माण मुंबई के भार को कम करने के लिए किया गया था। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? तो ध्यान रखना है मैंगलोर। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? पारादीप, ठीक है ना। ऐसे ही आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। अगला सवाल है, ये शायद आज का लास्ट सवाल है। देखिए हुआ जैसे जो पैक्स सिलिका हुआ था ना, पैक्स सिलिका, जिसमें भारत सदस्य बन गया है, उसी प्रकार ये वाइमार ट्रायंगल में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। तो इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो गया है कि भारत ने पहली बार जो वाइमार ट्रायंगल डायलॉग में जो भाग लिया है, ये किन देशों का समूह है? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, रूस, चीन व उत्तर कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस, जर्मनी एवं पोलैंड, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैंने एक मैप बनाया है, ये जो है फ्रांस है, ठीक है ना, ये है आपका जर्मनी और ये है आपका पोलैंड, ठीक है। तो ये तीनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? वाइमार ट्रायंगल। तो ये आपको ध्यान रखना है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है ये क्योंकि भारत पहली बार इसमें शामिल हुआ है। भारत को इससे कौन शामिल हुआ है? तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। तो ये सवाल भी आपसे बन सकता है कि भारत की ओर से वाइमार ट्रायंगल डायलॉग में किसने भाग लिया, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आज हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। कल हम लोग फिर मिलेंगे। कल मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 20 से 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हों, ठीक है। आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और इसलिए आप लोग मेरा चैनल एग्जाम वीर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, लाइक कर दें और अपनी बातें, आपकी क्या ज़रूरत है वो भी आप मेरे से ज़रूर शेयर करें।